चलिए, so we will start our topic of genetics actually. So basically according to me, जो this topic is referred to as genetics and molecular biology. So this is the heading of this topic, genetics unit actually, because genetics is a unit. So this is the heading of that unit. So I divide this into 4 different chapters, है कि नहीं? So उसका जो पहला चैप्टर है, the first chapter is Mendelian genetics. Okay, so this is your Mendelian genetics and its variations. ठीक है? So Mendelian genetics and its variations, तो उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा. तो यही कर लेंगे ना. Okay, so if we break this chapter, so this chapter will be divided into point number 1. Okay, fine. So the first chapter is Mendelian genetics. Okay, Mendelian genetics. इसमें हम लोग मेंडलिज्म पढ़ेंगे. Okay, मेंडलिज्म. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलेलिक डेविएशंस एंड नॉन एलेलिक डेविएशंस. ठीक है? सो दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर. सो दिस इज आल्सो कॉल्ड योर क्लासिकल जेनेटिक्स. सेकेंड जो है, इसको हम लोग कह सकते हैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है? तो इसमें सबसे पहले हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे. फाइन. सो उसका जो क्रोमोसोम का जो साइटोलॉजिकल एस्पेक्ट है, क्रोमोसोम साइटोलॉजिकल एस्पेक्ट. ठीक है? तो आफ्टर दैट, तो आफ्टर डिस्कसिंग द क्रोमोसोम साइटोलॉजिकल एस्पेक्ट, उसके बाद हम चले जाएंगे इनटू योर क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस. तो उसमें आपका क्या क्या आ जाएगा? उसमें आ जाएगा आपका सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, कॉमा सेक्स डिटरमिनेशन. ओके, तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सेक्स डिटरमिनेशन, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इसमें होता है, जो आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो आजकल आता नहीं है. ठीक है? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सेक्स डिटरमिनेशन, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, प्लस इसमें आपका आ जाएगा म्यूटेशन तक. ओके, म्यूटेशन इसमें आपका क्रोमोसोमल, ओके, क्रोमोसोमल एंड जीन म्यूटेशंस हम डिस्कस करेंगे. ठीक है? सो उसको इसलिए ये आपका कुछ मेन टॉपिक्स है. इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे. ठीक है? तापरे तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट है आपका क्लासिकल जेनेटिक्स और साइटोजेनेटिक्स. इसलिए जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो लोग कॉपीज बनाते हैं, तो ये आप सेल वाले कॉपी में बनाएंगे. अंडरस्टूड? सो दिस यू विल राइट इन द सेल कॉपी, जो हम लोग 11th में छोड़े हैं, बायोमोलिक्यूल सेल. ठीक है? अब जो ये नया टॉपिक है, सो दिस टॉपिक इज एक्चुअली कॉल्ड मॉलिक्यूलर बेसिस. ओके, तो यह मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. इसमें सबसे पहला टॉपिक है डीएनए, जो कि अभी हम लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं. डीएनए, इट्स रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. ओके, तो डीएनए, इट्स रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. इसको हम जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं. फाइन. सो दिस थर्ड चैप्टर इज जीन एक्सप्रेशन. उसके बाद फोर्थ चैप्टर इज रेगुलेशन.
of gene expression. ठीक है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इसमें आपका वायरल, बैक्टीरियल एंड ओके एंड यूकैरियोटिक, ये सब इसमें आ जाएगा। ऑपरेंट कंसेप्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा सब इसमें आएगा। क्लियर? सो ये इन स्कूल ये दोनों टॉपिक्स आपका एक्यूमुलेट हो गया है एज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी द 5th चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें आपका आ जाएगा एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी। ओके, बायोटेक्नोलॉजी। तो सिंस वी हैव डिफरेंट चैप्टर, ये हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड? सो दिस इज हाउ आई डिस्ट्रीब्यूट द टॉपिक्स। अंडरस्टैंड? सो दिस इज हाउ वी विल रीड इट इन आवर क्लास। ओके, सो इसीलिए टुडे वी विल स्टार्ट विथ दिस चैप्टर। ओके, तो आज हम इस चैप्टर से अपना शुरुआत करें। कोई शक? चलिए, सो इसीलिए सो दैट इज द केस। तो इसीलिए प्लीज रिमेंबर दैट जेनेटिक्स वाज देयर विथ अस फ्रॉम डे इन डे आउट। ओके, जुग जुगांतरु जेनेटिक्स आम सांगे अछि। ओके, तो फ्रॉम एजेस जेनेटिक्स इज विथ अस। लाइक अगर आप हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट देखते हो, तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट तो आपका जो आई वाज टीचिंग गरिमा माय डॉटर, तो वो उनका ओल्ड जो आपका जो क्या मिजोलिथिक एज है कि नहीं, तो मिजोलिथिक एज या ओल्ड स्टोन एज से आपका क्या मिडिल स्टोन एज, उधर से शुरू हो गया है आपका क्या योर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। सो इसीलिए तो genetics was always there with us, but the problem was people could not put it in pen and paper. So that is why genetics was there everywhere, but it was not there as a chapter, as a topic, as a science. ठीक है? Now everybody knows why Sandeep looks like his father and not like Abhishek's father. Everybody knows that why JJ's is fair and your Abhishek is dark and so on. तो इसीलिए ये सब जो चीजें हैं ये इनहेरिटेंस रिलेट करता है। ओके, सो इनहेरिटेंस तो जेनेटिक्स क्या है? इट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। सो दैट इज व्हाई जेनेटिक्स वाज ऑलवेज देयर विद अस। तो इसीलिए इसी प्रोपेगेंडा से हम लोग शुरू करेंगे। ओके, so we'll start our lecture with that. ठीक है, so genetics was with mankind since the ages of क्या ape man. Okay, since the ape man they practiced hybridization experiments. Okay, they practice hybridization experiments even in those days. है कि नहीं? So even in those days. Okay, so that is the concept. So genetics is seen in households when a child is born and people start relating his or her features with their own. है कि नहीं? तो इसीलिए इसके आंखें मेरी जैसी हैं, इसका स्किन मेरे जैसा है, इसकी स्माइल मेरी जैसी है, and so on. So that is why this thing was there everywhere. But
it never existed in written form or as a science till ग्रीगोर जोहान मेंडल, है कि नहीं? तो जब तक ये मैन ग्रीगोर जोहान मेंडल नहीं आए तब तक ये जो शब्द था ये कभी उत्पत्ति भी नहीं हुआ। Understood? So this is the concept of genetics. So some history we can write. The history of G. J. Mendel. Okay. So history of G. J. Mendel. So actually his name was not G. J. Mendel. Fine. So actually his name was not G. J. Mendel. So his name was Johann Mendel. Okay, so we can write the name of the scientist. Fine. चलिए, so name of the scientist was Johann Mendel. Okay, so his name was not Gregor Johann Mendel. तो ये आप याद रखेंगे, तो उनका नाम ग्रीगोर जोहान मेंडल नहीं था. His name was what? His name was Johann Mendel. Now, okay, his name was Johann Mendel. So he was born in 1822. Okay, Johann Mendel, तो इसको हम लोग was born in 1822, now remembered as the father of genetics. Okay, तो इसलिए अब हम उनको क्या कहते हैं? Father of genetics. Now he grew up in a small farm in Hinz. Okay, these are very dangerous words. Okay, और उसको आप हाइंजेंडॉर्फ विलेज कह सकते हो. हाइंजेंडॉर्फ विलेज in North Moravia, which was then a part of Austria. Okay, तो जब मेंडल हुआ करते थे तब वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ करता था. ओके, ऑस्ट्रिया में. एंड नाउ उसके बाद ऑस्ट्रिया टूट गया. इट बिकेम व्हाट? इट बिकेम योर ऑस्ट्रिया ब्रोक डाउन. इट बिकेम चेकोस्लोवाकिया, है कि नहीं? तो ऑस्ट्रिया टूटा, फिर बिना चेकोस्लोवाकिया. अब फिर चेकोस्लोवाकिया टूट के बन गया चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाक रिपब्लिक. तो इसलिए आज के डेट पे उनका जो विलेज है, ओके, तो ये जो विलेज है हाइंजेंडॉर्फ, सो आज के डेट पे वो क्या है? सो इट इज फाउंड इन चेक रिपब्लिक. Now, as a young boy, he worked with his father to improve the family orchard. Undoubtedly, his success at grafting taught him that precision and attention to details are important elements of success. See, since he was a farmer's son, so he knew that farming is not easy. It has its own pain and it has its own requirement. आपको उतना seriously हर चीज को देखना पड़ेगा. ठीक है? तो as a young boy, he worked with his father. Now, these qualities would later be important in his experiment as an adult scientist. ठीक है? Now, instead of farming, actually उनका पढ़ाई का बहुत ज्यादा शौक था. He had a very good interest to read. तो मेंडल, ओके, मेंडल जो है इच्छा तो बहुत था, but he did not have money, okay, to sponsor his education.
इसीलिए he accepted a job of priest in this monastery. So instead of farming, however, Mendel accepted a job of क्या उसको हम लोग कहते हैं उन लोग के जो भाषा में क्या बोलो नहीं 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 बिशप आर्क बिशप नहीं आर्क बिशप तो सबसे बड़ा आदमी होता है ओके सो ही टुक एज ए जॉब ऑफ ए नॉर्मल प्रीस्ट या मंक उसको कहते हैं तो उसको एक्चुअली ही वाज कॉल्ड ए मंक ओनली तो प्रीस्ट या मंक into the Augustinian monastery of Saint Thomas. Okay, क्यों इधर हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं to sponsor his education. सुनिए actually he was a villager, he could not sponsor his education. तो उनका पढ़ाई का जो खर्चा है वो बियर करने का उनका औकात नहीं था ना ही उनके पेरेंट्स का था तो उन्होंने देखा कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है काम का काम करेंगे पैसा का पैसा मिलेगा प्लस दे हैड अ ब्यूटीफुल फार्म आई विल शो यू हिज फोटोग्राफ्स एंड ऑल तो उसके बाद तो वहां वो अपना जो भी पढ़ाई है उसको अप्लाई भी कर सकते हैं so that is why he accepted this job to sponsor his education then he completed his studies for the priesthood and was ordained as a priest ओके इन 1847 तो अपना जब पढ़ाई करके वो प्रीस्ट के लिए रेडी हो गए तो उनको प्रीस्टहुड का नौकरी दे दिया गया ठीक है सो उनका बट पढ़ने के प्रति ही हैड अ लॉट ऑफ एफिनिटीज so he really wanted to read a lot so that is why he accepted an invitation from University of Vienna समझ रहे हो so soon after becoming a priest Mendel worked for a short time as a substitute teacher. Okay. Fine. So soon after becoming a priest, he as a substitute teacher. To continue that role, he needed to obtain a teaching license from the government. लेकिन जैसे हमारे यहाँ बीडी होता है सरप्राइजिंगली ही फेल्ड द लाइसेंसिंग एग्जाम ड्यू टू पुअर आंसर इन द एरियाज ऑफ फिजिक्स एंड नेचुरल हिस्ट्री ओके सो वो जो एग्जाम दिए थे उसमें वो फेल हो गए अंडरस्टैंड तो सरप्राइजिंगली ही फेल्ड इन हिज एग्जाम तो इसीलिए अब क्या है तो आप जब आप फेल हो गए हो तो ही वांटेड टू इम्प्रूव हिज कॉन्सेप्ट्स इन दैट सब्जेक्ट ठीक है तो वो अपना इंक्रीज करना चाह रहे थे तो जब उसको इंक्रीज करना चाह रहे थे फिर उन्होंने लगा कि नहीं मुझे जाके आगे पढ़ना चाहिए समझे कि नहीं सो लाइक दैट फाइन चलिए सो ये इसका अपना प्रॉब्लम सब सॉफ्टवेयर का अपना प्रॉब्लम है चलिए सो विल गो बैक टू दैट पेज समझ में तो इसीलिए आप ही वाज नॉट सक्सेसफुल तो बट उनको वो एग्जाम पास करना था तो इसीलिए देन ही वाज सेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ वियना है कि नहीं तो अब वो क्या किए therefore Mendel then enrolled himself in University of Vienna ठीक है तो वहां जाके वो क्या पढ़े जिस सब्जेक्ट में वो फेल हो गए ओके
So therefore, Mendel then enrolled at the University of Vienna to expand his knowledge in these two areas. Okay? There, Mendel enrolled in newly opened Physics Institute and took courses in mathematics, chemistry, entomology, paleontology, botany, and plant physiology. समझ रहे हो? So this is exactly the things from a beautiful source of his book. Okay. Now it was probably there that Mendel acquired knowledge of the scientific method, which he applied so successfully to his genetical experiments. देखिए, I will send you some pages that is called pre-Mendelian history. तो उसको आप पढ़ लेंगे क्योंकि वो सब अब हम लोग पढ़ाते नहीं है. जो आप मेंडल से पहले जो लोग करते थे तो उसके बारे में थोड़ा स्टोरीज है, उसको आप पढ़ लेंगे. नाउ एक्चुअली क्या हुआ, जो यूनिक डिफरेंस दैट मेंडल ब्रॉट as compared to his other predecessors was the approach. And वो approach उनके लाइफ में कैसे आया? Because of mathematics. तो वो हर चीज में डाटा यूज करते थे. तो he used to maintain statistics, है कि नहीं? तो वो statistics को maintain करते थे एंड उससे उन्होंने एक साइंटिफिक मेथड को प्लान किया. What his predecessors did, they immediately started experiment and result के बाद analysis किए. इन्होंने ऐसा नहीं किया. So Mendel's training in physics and mathematics taught him to perceive the world as an orderly place governed by natural laws. तो उसने इनको क्या सिखाया? बेटा हर चीज में जल्दबाजी नहीं करना है, हर चीज करने का एक प्रॉपर प्लान होता है, आप वैसे ही करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे. ओके, सो दैट इज व्हाट ही लर्न. तो इन हिज स्टडीज, okay, Mendel learned that these natural laws could be stated as simple mathematical relationships. Okay, could be stated as simple mathematical relationships. In 1856, Mendel began his historic studies on pea plants. For 8 years, he grew and crossed thousands of pea on a small 115 by 23 foot plot in his monastery. तो उनका जो मोनास्ट्री है वहां उन्होंने एक छोटे से प्लॉट में अपना सारा काम शुरू किया. हाँ होगा, कौन करेगा से अकाउंट में 12 वोल्टेज लो अच्छी समझ में. सो नाउ आई विल शो यू सम फोटोग्राफ्स जिसको कि हम लेंगे उनके बारे में. सो So this is the first thing that will say. I am saving these, तो मैं आपको ये भेज दूंगा तो आप उसको आराम से देख लेना. तो अब he is Gregor Johann Mendel and seated in his own chair of the as a monk. Okay, and this is garden pea or mutter, fine, the mutter which we eat and enjoy. Okay, so this is called Pisum sativum and this is the flower of pea. ठीक है. So ये आपका जो flower of pea है and we know that ये किस तरह का flower है? ये cleistogamous flower है. Means it is naturally a closed flower. देख रहे हो? तो ये फ्लावर टोटली क्लोज होता है एंड उसके अंदर ही उसका ओवरी एंड उसके स्टेमेंस होते हैं. क्लियर? सो दिस इज नेचुरली ए क्लोज्ड फ्लावर. ठीक है. सो इसीलिए तो दिस इज द स्टोरी ऑफ मेंडल. विल गो अहेड अगेन.
Now, in case of Mendelism, okay, तो उनका जो सबसे बढ़िया कंसेप्ट था, okay, so this is the case. Now, the first question is, why P? Okay, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था that was why P. तो हम P का इस्तेमाल क्यों करें? Understand? So that is the concept of the case. Now, तो अब actually Mendel did not want. So Mendel wanted to work on mice. Mice. Okay, mice. That is your musculus. ओके, तो ये माइस पे काम करना चाहते थे, बट डिनाइड बाय द मोनास्ट्री. मोनास्ट्री वालों ने बोला अच्छा बेटा सुबह भगवान का काम करोगे, रात को चूहा मारोगे, कैंसिल. तो उन्होंने कैंसिल कर दिया. ओके, व्हेन ही वाज सर्चिंग फॉर एन alternate specimen. Okay, so when he was searching for an alternate specimen, he read a lot of works by different authors on different organisms, not only plants. Okay, so on different organisms, he appreciated the work of John Goss on P, who almost gave the result. है कि नहीं? तो उन्होंने जब देखा कि किसी ने ये गलती किया था, किसी ने वो गलती किया था, तो he found that everybody did their mistakes and he could know that that is why they did not get some result. But John Goss, he was almost very close to the result. And okay, and so he decided to work on P. Okay, so ये उसका एक मेन रीजन है. तो बेसिक क्या है? P is an annual plant. तामाने कौन? So annual plant का मतलब One है times flowering. seed to seed takes nearly an year. और आप कह सकते हो flowers once in an year. Okay, for flowers once in a year. Clear? तो ये एक annual plant है. Second point. Okay, तो second point क्या था? That he found that the flower was naturally क्या? Self pollinating. क्योंकि वो closed flower है कि नहीं? Since it is a closed flower, since it is a closed flower, तो वो naturally क्या है? Self fertilizing. Okay, since it is a closed flower, it is self pollinating. Okay, but one could cross pollinate it. How? By number A. हम लोग ये अभी अभी रिप्रोडक्शन से पढ़ के उठे हैं. One could क्रॉस पॉलिनेट इट बाय नंबर ए. होती क्या? नहीं, क्रॉस पॉलिनेट करना है. सेल्फ तो अपने आप हो जाएगा. तुमको करने का क्या जरूरत है? दैट इज इमैस्कुलेशन.
Emasculation. Yes, sir. इन बर्ड स्टेज, समझ रहे हो? तो बर्ड स्टेज में ही उसका मेल हटा देना है। तो व्हाट इज इमैस्कुलेशन? दिस इज रिमूवल of the male stamens, okay, before they are ripe। ठीक है जी। तो आपने क्या किया? सबसे पहले हम उसको क्रॉस कर सकते हैं, इसलिए हम पहले आपको इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? फॉलोड बाय बैगिंग, ओके। Bagging. आफ्टर क्रॉस pollination, okay, bag it to avoid pollination by any other agent, है कि नहीं? तो अगर आप खुला रखोगे तो कुछ भी हो सकता है, हवा ला देगा या पानी ला देगा या इंसान ला देगा, तो इसलिए उसको बैग कर दीजिए। तो आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन बैग इट टू अवॉइड पॉलिनेशन बाय एनी अदर एजेंट। तो इस तरह से हम इसको क्रॉस पॉलिनेट कर सकते हैं। चलिए, तो ये बढ़िया फीचर आ गया। ही फाउंड, क्या? ही फाउंड 7 pairs of contrasting characters, समझ रहे हो? तो इसलिए ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप आसपास का कैरेक्टर लोगे तो आपको पहचानने में मुश्किल होगा। He was a novice, he was not a genius, so don't expect that he will do miracles। तो उनको मालूम था कि भाई मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, मुझसे गलतियां हो सकती हैं, इसलिए he found 7 pairs of contrasting characters, okay। he found 7 pairs। what is contrasting characters? उसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक नॉलेज में discontinuous variations, okay, they are called as discontinuous variations। बाद में हम जानेंगे which are actually due to mutations, okay, which arise actually due to mutations। समझ रहे हो? तो इसीलिए ये सब जो ये है, ये इनको ये सब बाद में जो whatever I put in bracket that is not known to him। तो उन्होंने देखा भाई 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, तो दूर से भी पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ओके। सो उसके बाद नाउ लेट अस सी द कैरेक्टर्स। तो अब हम लोग उस डायग्राम को चले जाएंगे। सो दिस इज आवर व्यू। सो ये आपका जो है ये प्रोसेस है, आप देख रहे हो। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर